हाय दोस्तों, इस अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पर्सपेक्टिव के बारे में। मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या कहा है। अगर ये आपका पहला वीडियो है, पिछले सारे वीडियोस आप देख लीजिए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप मौका पाना चाहते हैं तो ओरिजिनल कहानी डेवलप कीजिए। ओरिजिनल कहानी डेवलप करने के लिए सबसे पहले चाहिए एक ओरिजिनल आइडिया। ओरिजिनल आइडिया को हासिल करने के लिए मैंने दो इंपॉर्टेंट तरीका मैंने बताया था, व्हाट इफ अप्रोच और व्हाट वेव अप्रोच। व्हाट इफ अप्रोच बहुत ही इफेक्टिव कारीगर तरीका है। अगर इससे आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो व्हाट वेव अप्रोच से आपको काफी मदद मिलेगा। व्हाट वेव अप्रोच उन लोगों के लिए जो इनर वॉइस पे ग्रिप पाना चाहते हैं, इनर वॉइस पे कंट्रोल पाना चाहते हैं, अपनी अंदर में जो आवाज है उसको पर्दे पे लाना चाहते हैं, उनके लिए व्हाट वेव अप्रोच है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास आइडिया है, उसके बाद आप क्या करेंगे। आइडिया और ओरिजिनल कहानी डेवलप करने के बीच काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस तक पहुंचने के लिए हर फिल्म लेखक का अपना एक तरीका होता है। उन तरीकों के बारे में मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उन स्टेजेस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्क्रीन राइटिंग संबंधित ढेर सारे कॉन्सेप्ट थ्योरीज के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। प्रोसेस में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक फिल्म का लेखक का जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही अलग होना चाहिए। पिछले दो वीडियो में मैंने कहानी के बारे में उदाहरण दिया था, एक सवाल भी पूछा था। उस सवाल से आपको ये समझ में आया होगा कि एक आम तौर पे हम लोग जिंदगी में वर्टिकल थिंकिंग के माध्यम से सोचते हैं। फिल्म का कहानी लिखने के लिए, एक मूवी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, एक फिल्म को समझने के लिए एक फिल्म के लेखक को लेटरल थिंकिंग की आवश्यकता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं। आमतौर पे होता क्या है कि ये बड़ी चीज़ नहीं है कि आप एक 90 पेज, 100 पेज या फिर 150 पेज का एक आपने स्क्रिप्ट लिख लिया, ये बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उस तरह का स्क्रिप्ट लिखना बहुत चुनौतीपूर्ण भरा काम है, जिसमें आप ऐसी एक स्क्रिप्ट लिखें जिसके साथ लोग जुड़ सकें। और इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों का समझना ज़रूरी है, जिसमें से एक है थॉट प्रोसेस, मैंने जिसके बारे में भी बताया, और दूसरा है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का हिंदी मतलब है दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण कैसा है, गरीबी के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है। अगर एक कमरे में 10 इंसान बैठे हुए हैं, अगर 10 इंसानों को गरीबी के बारे में पूछेंगे, 10 अलग अलग दृष्टिकोण मिलेगा, 10 अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। आमतौर पे जो नए लेखक होते हैं, जो स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, हम लोग जो नए लेखक का स्क्रिप्ट जब सुनते हैं तो ये चीज़ें पहले ही 10 मिनट नरेशन में मालूम पड़ जाता है कि क्या क्या खामियां हैं। एक तो लेटरल थिंकिंग से लिखा नहीं गया हुआ होता है, दूसरा होता है कि इसमें पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है। आमतौर पे हम जब कहानी लिखते हैं, अगर प्रेमचंद जी की कहानी आप ले लो या फिर कोई भी लेखक की कहानी ले लो, अब देखोगे कहानी जो होता है वो वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव कहानी होता है, एक ही किरदार के नज़रिए से लिखा गया कहानी होता है। लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं होता है। फिल्म की कहानी मल्टी पर्सपेक्टिव कहानी होता है। 4-5 किरदार, मुख्य किरदार होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से एक थीम के ऊपर कहानी होता है। उदाहरण के तौर पे राजू हिरानी सर का आप थ्री इडियट्स मूवी ले लीजिए, उसपे काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हैं उसमें। जैसे रणछोड़ दास छाछड़, उसका उनका एक जिंदगी के प्रति नजरिया, एक दृष्टिकोण साफ मालूम पड़ता है। वो कहते हैं कि आप उस पे काम करो जो आपको मजा दे। माधवन जी जो जिस किरदार को निभाए हैं, वो एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी पिताजी की डर से वो अपने सपने को जी नहीं पाते हैं। दूसरी ओर हरमन जोशी जो किरदार निभाए हैं, वो किरदार इतना गरीबी के दबाव में इतना है कि उसको बस कैसे भी करके इंजीनियरिंग खत्म करनी है और नौकरी करनी है। और दूसरी ओर वायरस, उनका दृष्टिकोण जिंदगी के प्रति, एजुकेशन के प्रति, एजुकेशन के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा, बाकी चीज़ों में जिंदगी नहीं है, सिर्फ आपको किताबों में अपनी जिंदगी मिल सकेगी। उनका एक दृष्टिकोण इस प्रकार का है। आप समझ रहे हो ये बात। तो आप जब तक दृष्टिकोण के बारे में आप खुद क्लियर नहीं होंगे तो ये आपके किरदारों में साफ नजर आएगा कि वो फ्लैट हैं वो किरदार। आपने अगर इससे पहले कभी किसी प्रोडक्शन कंपनी को स्क्रिप्ट सुनाने गए होंगे तो आपको इस तरह का फीडबैक मिलेगा, अरे यार ये किरदार बहुत फ्लैट है, ये कहानी बहुत फ्लैट है। वो इसीलिए होता है कि ये जो दृष्टिकोण होता है किरदारों की वो साफ नहीं होते हैं। मान लीजिए मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एक जगह पे बैंक डकैती हीरो को करनी है। अगर मुझे उसका दृष्टिकोण के बारे में पहले से नहीं अंदाजा नहीं है, मुझे अगर दृष्टिकोण के बारे में पहले से समझ नहीं है, तो मैं जैसा चाहूंगा उससे मैं वैसा करवा दूंगा। इससे कहानी नहीं बनेगी। मान लीजिए वो बैंक को जाता है और देखता है सिक्योरिटी गार्ड है, फिर सिक्योरिटी गार्ड को वो गन पॉइंट पे लेता है, फिर जाता है मैनेजर के पास, उसको गन पॉइंट पे लेता है, फिर तिजोरी खोलता है, कैश लेके भाग जाता है।
इस तरह की चीज़ें उभर के सामने आएगा अगर आपको दृष्टिकोण अगर समझ नहीं होगा। इस तरह के सीन में 5-6 अगर किरदार हैं तो 5-6 के किरदारों के दृष्टिकोण को समझना बहुत आवश्यक है। पर्सपेक्टिव अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप फ़िल्म की कहानी नहीं लिख सकते। मैं उदाहरण अभी दिया बैंक का। मान लीजिए ये जो बंदा है बचपन से फुटपाथ पे पला-बड़ा है और इसने इंसानियत को बहुत करीबी से देखा है कि इंसान होते कैसे हैं। इसको इंसानों के प्रति लगाव नहीं है क्योंकि ये बचपन से मार, थप्पड़, गाली, डाँट यही खा के बड़ा हुआ है। ऐसा किरदार वो बैंक जाके सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट पे नहीं लेगा, वो शायद सीधा गोली मार सकता है या फिर वो अपनी एक टीम बना सकता है बर्बर मनोवृत्ति रखने वाले लोगों को लेकर। ठीक है, ये तमाम चीजें तभी निखर के सामने आएंगे जब आपको दृष्टिकोण की समझ होगा। दृष्टिकोण को गहरे से समझने के लिए चलिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। आमतौर पे हम लोगों का हर किसी का अपना एक सोच होता है भिखारियों के प्रति जो लाचार हैं, जो भीख मांगते हैं। कुछ लोग होंगे जिनका ये विचार होगा कि भिखारियों को भीख देना नहीं चाहिए और वो इसीलिए क्योंकि इनके हाथ पे सलामत है, इनको काम करना चाहिए ना कि ये भीख मांगना चाहिए। अगर हम भीख देंगे तो और 10 भिखारी पैदा होंगे। इस तरह कुछ लोगों का सोच होगा। कुछ और लोगों का सोच ये होगा कि भिखारियों को भीख देने से वो ड्रग्स खरीदते हैं और इससे ड्रग्स का रैकेट जो है वो फैलता है। इसको रोकने के लिए भिखारियों को भीख देना नहीं चाहिए। तो और एक कुछ लोग वो शायद ये कह सकते हैं कि भिखारियों को भीख देना चाहिए, भले वो उन पैसों से कुछ भी करें। एक इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए एक इंसान को गिड़गिड़ा तकलीफ में रहना नहीं चाहिए। तो ये कुछ लोगों का विचार है। जो भीख मांगते हैं लोग, उनके प्रति ये सारे दृष्टिकोण हैं। जब आप एक किरदार को आप एक परिस्थिति में डालेंगे, जब कहानी आप डेवलप करेंगे, जब एक परिस्थिति में डालेंगे, तब आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये किरदार इस परिस्थिति में किस प्रकार का प्रतिक्रिया करेगा, किस प्रकार का एक्शन लेगा, किस प्रकार का अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा। और एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक शरीफ इंसान है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ईमानदार इंसान है और समाज के प्रति उसको बहुत प्यार है। ऐसा इंसान कुछ महिलाओं के बीच उसको काम करने को मौका मिलता है। तो उसका दृष्टिकोण उनके प्रति एक भिन्न होगा। वो उनको अपना कंपेनियन समझेगा, उनको अपना सहयोगी समझेगा। और एक छठा बदमाश है, जो जिसने ज़िंदगी के दायित्वों को कभी समझा ही नहीं, हमेशा गुंडागर्दी करता रहा, लड़ाई झगड़ा करता रहा, महिलाओं के प्रति उसके मन में कोई सम्मान नहीं है। अब ऐसे इंसान को इन्हीं महिलाओं के बीच अगर रख रख दिया जाए, तो इसका बर्ताव कैसा होगा? अब अंतर समझ रहे हो? ये अंतर तभी कहानी में अच्छे से झलकेगा जब आप इन दोनों के दृष्टिकोण को समझोगे। दृष्टिकोण समझना इतना आवश्यक क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दृष्टिकोण को समझना आवश्यक इसलिए है क्योंकि एक लेखक को निरपेक्ष होके लिखना होता है कहानी। अगर आप मान लीजिए अगर आपके मन में इस तरह का विचार है कि एक इंसान जो अच्छा बोलता है और बड़ों का इज्जत करता है, वो अच्छा इंसान है और एक इंसान जो बड़ों का इज्जत नहीं करता, बुरी तरह से बर्ताव करता है, दूसरों से झगड़ता है, ये बुरा इंसान है। तो आपकी लेखक की विचार जो है वो बहुत कमज़ोर है। एक लेखक इस तरह विचार नहीं करते। आपको ये समझना होगा कि ये किरदार इस ऐसा जो है ये ऐसा क्यों है? ये किरदार ऐसा जो है ये ऐसा क्यों है? ये जो बुरा किरदार है जिसको आप बुरा समझ रहे हो, अगर उसके पर्सपेक्टिव से आप लिखने जाओगे कहानी, तो आपको ये समझना होगा कि ये इस तरह क्यों है? मान लीजिए रामायण की आप बात कर लीजिए, कौन अच्छा है कौन बुरा है वो अलग बहस का मुद्दा है। आप किसके पर्सपेक्टिव से लिखना चाहते हो? क्या आप वो हीरोइन के पर्सपेक्टिव से लिखना चाहते हो जो सोने का हिरन छलावा बन के जो आया था सीता मैया जी का हरण हुआ था उसके बाद? या फिर आप एक रावण जो एक बहुत ही ज्ञानी था, महादेव शिव जी का उपासक था, पूजक था, आप उनके नज़रिए से लिखना चाहते हो। अगर आपके मन में रावण के प्रति द्वेष है, घृणा भाव है, ये आपकी कहानी में साफ झलकेगा। आपको निरपेक्ष होकर लिखना है। अगर आप ये कहानी रावण के नज़रिए से कहना चाहते हैं, तो आपको एक निरपेक्ष होके इसको लिखना होगा। आपको समझना होगा कि रावण का बर्ताव इस तरह था क्यों?
दृष्टिकोण समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे जो सेलिंग पॉइंट है मूवी मेकिंग बिजनेस में वो कहानी होता है। कहानी को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है थॉट प्रोसेस, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का अर्थ है दृष्टिकोण। जब तक आप दृष्टिकोण को नहीं समझोगे, आपकी किरदार के दृष्टिकोण, आप एज लेखक ये कहानी इस तरह क्यों लिख रहे हैं, इस दृष्टिकोण को जब तक आप नहीं समझोगे, ये कहानी तब तक खोखला रहेगा। मैं आप लोगों को एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आज तक जितने फिल्म सफल हुए हैं, चाहे वो लो बजट की फिल्म हो, चाहे वो हाई बजट की फिल्म हो, उन सब में कहानी दमदार था। कहानी दमदार इसलिए था क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण क्लियर था। अगर आप मैं इतना योग्य नहीं हूं कि इतने बड़े लेखक का नाम ले सकूं, सलीम जी और जावेद जी, उनका फिल्म दीवार की कहानी अगर आप देखोगे, दोनों भाइयों के पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। साफ हमें समझ आता है, जैसे ही हम फिल्म देखते हैं हम समझ लेते हैं कि एक एक बुराई के राह पे चल पड़ा है, एक ईमानदारी के राह पे चल पड़ा है। कितना क्लियर पर्सपेक्टिव है। आप समझ रहे हो? लगन फिल्म ले लो, लगन फिल्म में आमिर सर को एक टीम बनाना पड़ता है लगन फिल्म में, राइट? वो टीम बनाने के लिए जो उनको 11 खिलाड़ी चाहिए या फिर जो 10 खिलाड़ी चाहिए, उन 10 खिलाड़ी के पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं। वो लोग अपनी अपनी समस्याएं उनके अलग अलग हैं। ये चीज तभी आपके कहानी में खिल के निखर के आएगी जब आप एक पर्सपेक्टिव को समझ लोगे। पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव के लिए मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट बोलता हूँ, आप वो अपने फ्री टाइम में जरूर कीजिएगा। मान लीजिए आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, काफी भीड़ है प्लेटफॉर्म, और आप देखते हैं दूर से एक ट्रेन आ रही है, लोकल ट्रेन आ रही है, नहीं तो एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है। तभी क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पे खेलता हुआ एक बच्चा गलती से पटरियों पे गिर जाता है। आप उस जगह पे मौजूद हैं। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? ईमानदारी से, आप खुद को जानते हो, ईमानदारी से सोच समझ के एक पेज का नरेशन लिखें। क्या आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? जब आप एक पेज का नरेशन लिख दें, उसके बाद आप अपने आप को हटा के आपके एक बेस्ट फ्रेंड को वहां पे डालिए और सोचिए कि वो ऐसी परिस्थिति पे क्या करेगा। आप समझ रहे हो? अभी आपको दो दृष्टिकोण साफ साफ नजर आएगा। अभी उस बेस्ट फ्रेंड को हटाइए, आप जीवन में जिसको सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उसको उस परिस्थिति में डालिए और सोचिए वो क्या करेगा। ठीक है? फिर आप उसको अभी हटाइए। अपने एक परिवार में जिस सदस्य को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनको आप उस जगह पे डालिए और सोचिए और इसके बारे में लिखिए एक पेज का नरेशन कि वो इस ऐसी परिस्थिति में अगर होंगे तो वो क्या करेंगे। आप समझ रहे हो? इस असाइनमेंट का मकसद ये है कि आपको समझना है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे होते हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा होता है इन परिस्थितियों के प्रति। आमतौर पे हीरोइक नेचर ये होता है कि एक आदमी दौड़ता हुआ गया, पटरी पे छलांग लगाई, उसको डर नहीं, देख चुका है, वो देख रहा है ट्रेन बहुत ही करीब पहुंच चुका है, वो बच्चे को उठाता है, लोगों की तरफ फेंकता है और फिर दूसरे पटरी पे पलटी खा के गिरता है और ट्रेन पास होता है। ये बकवास है, इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए। रियलिस्टिक में, आम जिंदगी में, असली जिंदगी में होता क्या है, शायद आपके सामने जवाब ये होगा कि मान लीजिए मैं अगर होता तो मैं क्या करता, तो शायद जवाब आपके पास ही होगा कि मैं कुछ नहीं करता। नहीं, ये गलत है। आपको गहराई से सोचना होगा मैं क्या करता। ये कुछ नहीं करता का को और गहराई से समझना होगा। कुछ नहीं करता मतलब एग्जैक्टली मैं क्या करता। शायद मैं अ, इंतजार करता कि कोई दूसरा बचा ले। ये आम बिहेवियर है, आम इंसान का बिहेवियर है। या फिर मैं या फिर मैं ऐसा भी कर सकता कि मैं अपने जेब से रुमाल निकाल के दौड़ते हुए ट्रेन के जो ड्राइवर हैं उनको इशारा करता कि ट्रेन रोको। या फिर मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को ये बोल सकता हूँ कि एक साथ चलो चिल्लाते हैं ट्रेन रोकने के लिए। ऐसा तो कुछ कर सकता है। आपको इसी तरह का जवाब ढूंढने हैं कि एग्जैक्टली वो करता क्या। आप हो या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड हो या फिर आपके परिवार के कोई प्रियजन हो या फिर अम, आप जिसको सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वो इंसान हो, उन लोगों का प्रतिक्रिया, उन लोगों का जो बिहेवियर, जो बर्ताव ऐसी परिस्थिति में क्या होता। मेरा सलाह आपसे ये है कि आप 3 किरदारों के लिए लिखें। अगर आप चाहते हैं कि 10 किरदारों के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, उसका अच्छा फल आपको आगे जाके मिलेगा। पर्सपेक्टिव को इग्नोर मत कीजिए। पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आपके लिए और दूसरा असाइनमेंट मैं बताता हूँ।
आपको करना क्या है कि आपने जितने भी फ़िल्म देखे हैं अभी तक, सबसे बेस्ट फ़ेवरेट फ़िल्म जो आपको दिल के करीब है जो फ़िल्म, उन 10 फ़िल्मों को आपको लिखना है। उन 10 फ़िल्मों के जो मुख्य किरदार हैं, उनका नज़रिया कैसा है, उनका पर्सपेक्टिव कैसा है, उनका दृष्टिकोण कैसा है फ़िल्म की कहानी के प्रति। फ़िल्म की कहानी आपको तो पता है, मान लीजिए अगर लव स्टोरी है, उनका दृष्टिकोण कैसा है कि प्यार को कैसे हासिल करना है, वो दृष्टिकोण को आपको 1 पेज में, 2 पेज में, जितना आप हो सके आप लिखिए। 10 फ़िल्म के लिए 10 पेज का लिख डालिए। अभी जितना आप पर्सपेक्टिव क्लियर करते जाएँगे, आगे कहानी उतना अच्छा निखरता जाएगा। मैं आगे वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किरदार को कैसे समझना है। किरदार को समझने के लिए पर्सपेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने पर्सपेक्टिव के बारे में अभी बता दिया। किरदार के बारे में मैं आगे जाके बताऊँगा, ठीक है? अभी पर्सपेक्टिव रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट करो या फिर www.filmshiksha.in पे जाके वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। दोनों जगह पे कमेंट मेरे तक पहुँच जाएँगे। मैं थोड़ा टाइम शायद ले सकता हूँ जवाब देने में। और स्पैम मत कीजिएगा। आप अगर एक बार स्पैमर टैग लग गया आप का कोई वैल्यू नहीं, वो मुझ तक या फिर हमारी टीम तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है? चलो मैं आप लोग अगले वीडियो में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ये असाइनमेंट्स वगैरह खत्म कर लीजिए। थैंक यू।